हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस क्या होती है कि किसी को कितना इनपुट दिया गया और उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। ऐसे ही आईसी इंजन के अंदर जब फ्यूल की बर्निंग होती है तो जो केमिकल एनर्जी है उसका कितना पोर्शन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सका, इसकी डिग्री को मेज़र करना कहलाता है इंजन परफॉर्मेंस। यानी कि कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुई और उसका कितना पोर्शन मैकेनिकल वर्क में यूज हुआ। क्योंकि पूरी की पूरी हीट एनर्जी तो मैकेनिकल वर्क में यूज होगी नहीं। इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब भी सिलेंडर के अंदर फ्यूल की बर्निंग होती है और इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है ये डिफरेंट मोड्स से लॉस्ट हो जाती है, इनका नुकसान होता है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है वही एक्चुअल वर्क करता है। अब देखिए, सिलेंडर के अंदर फ्यूल की बर्निंग के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई उसका लॉस कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है लॉस टू कूलिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर जैकेट्स। हम जानते हैं कि इंजन में कास्टिंग के थ्रू जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसी समय इसमें वाटर जैकेट्स बना देते हैं जिससे कि इसको कूल किया जा सके। तो जैसे ही फ्यूल की बर्निंग होती है और हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट सिलेंडर वाल्व को, और सिलेंडर वाल्व क्या करता है, इसे वाटर जैकेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है जिससे कि इसमें जो वाटर है वो हीटअप हो जाता है और रेडिएटर की तरफ जाता है और रेडिएटर इसको फिर से कूल कर देता है। तो इस तरह से जो हीट एनर्जी थी उसका इतना पोर्शन तो यहीं पे वेस्ट हो गया। दूसरा है कैरीड बाय एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो गैसेस बाहर निकल रही हैं सिलेंडर से एटमॉस्फेयर की तरफ, वो भी बहुत सारी हीट एनर्जी को अपने साथ कैरी करके ले जाती हैं। थर्ड है लॉस्ट टू सराउंडिंग्स बाय वे ऑफ रेडिएशन। सिलेंडर वॉल पे जो हीट एनर्जी मिल रही है आफ्टर कंबस्शन, उसका एक पोर्शन रेडिएशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि फ्यूल की बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका एक अच्छा खासा एक मेजर पोर्शन इस तरह से लॉस हो जाता है। अब उसके बाद जो पोर्शन बच रहा है हीट एनर्जी का, वही गैस को प्रोड्यूस करता है और वही पिस्टन को हिट करता है। तो लॉस को अगर हम माइनस कर दें तो जो हीट एनर्जी बच रही है इसकी वजह से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस पिस्टन को हिट करती है जिसकी वजह से पिस्टन मूव करता है। तो वो पावर जो कि किसी भी पिस्टन को प्राप्त होती है उस पावर को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ठीक, इंडिकेटेड पावर क्या है? वो पावर जो कि आफ्टर बर्निंग ऑफ द चार्ज सिलेंडर के पिस्टन को मिलती है जिससे कि वो पिस्टन मूव कर सके, उस पावर को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। लेकिन पिस्टन को जो ये पावर मिल रही है, क्या यही पावर पूरी की पूरी व्हीकल के व्हील्स को मिल जाती है? नहीं। बीच में कई ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पे दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। जैसे पिस्टन रिंग के साथ सिलेंडर, पिस्टन के साथ पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंकशैफ्ट के साथ मेन बीयरिंग्स। तो जो पावर पिस्टन को मिल रही है, इस पावर का फिर से एक मेजर पोर्शन फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो जाता है। इस पावर को बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। इंडिकेटेड पावर वो पावर है जो पिस्टन को मिल रही है, उसमें से फ्रिक्शन पावर को आप माइनस कर दीजिए, तब जो पावर बचेगी यही पावर क्रैंकशाफ्ट को मिलती है। तो वो पावर जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट को मिले, और क्रैंकशाफ्ट पे ही फ्लाईव्हील माउंटेड होता है, तो वो पावर जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट को मिले या फ्लाईव्हील को मिले, उस पावर को बोलते हैं ब्रेक पावर। और ये वही पावर है जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो जब फ्यूल की बर्निंग होती है
तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो पूरी की पूरी हीट मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि उसका एक मेजर पोर्शन लॉस हो जाता है हीट का जो पोर्शन बचता है वही फ्यूल की बर्निंग करता है और एक्चुअल गैस प्रोड्यूस करता है। जब वो गैस पिस्टन को हिट करती है तो उस पावर को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। लेकिन पिस्टन इस पावर से मूव तो कर रहा है, लेकिन बीच में ऐसे कई फ्रिक्शन मीडियम्स हैं जो कि इस पावर के अच्छे खासे पोर्शन को एब्जॉर्व कर लेते हैं और इस पावर को बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। जो रिमेनिंग पावर है जो कि क्रैंकशाफ्ट तक पहुंच रहा है, जिस पावर के साथ क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रहा है, उस पावर को बोलते हैं ब्रेक पावर। फिर हम सीखेंगे टेक्निक टू मेज़र इंडिकेटेड पावर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिकेटेड पावर वो पावर है जो कि किसी भी इंजन के पिस्टन को मिलता है। इसको मेजर करने के 2 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, जिसमें फर्स्ट है इंडिकेटर डायग्राम। एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर मशीन। इस मशीन की हेल्प से हम इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर मशीन में होता है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन, पिस्टन से कनेक्टेड होता है पिस्टन रॉड जो कि एक हाई स्टिफनेस वाले स्प्रिंग के अंदर से होकर गुजरता है और उसके ऊपर कुछ लिंकेज लगे हुए हैं, ऑपरेट करने के लिए हैंडल लगा है और स्ट्रेट लाइन लिंकेज के एंड में स्टाइलस, एक तरह की पेंसिल होती है, वो लगी होती है। ड्रम एक रोटेटिंग मेंबर है जिसके ऊपर पेपर रैप किया जाता है, यानी कि कागज़ को लपेट दिया जाता है रोल करके। ड्रम का जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है उसको एक थ्रेड के थ्रू उस इंजन के पिस्टन के साथ अटैच्ड कर देते हैं जिसका इंडिकेटेड पावर हमें मेजर करना है। वहीं अगर हम इंडिकेटर मशीन के सिलेंडर की बात करें तो इसका सिलेंडर उस इंजन के सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है जिसका इंडिकेटेड पावर हमें मेजर करना है। यानी कि जिस भी इंजन का इंडिकेटेड पावर हमें मेजर करना है उस इंजन के सिलेंडर के साथ इंडिकेटर का सिलेंडर अटैच करेंगे और उस सिलेंडर के पिस्टन के साथ ड्रम का जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको कनेक्ट कर देंगे हम कॉर्ड के थ्रू। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही उस इंजन का जिसका इंडिकेटेड पावर हमको मेजर करना है, इंडिकेटेड पावर क्या है फिर से बता दूं, वो पावर जो पिस्टन को मिलती है आफ्टर बर्निंग ऑफ द गैसेस। तो जिस भी स्ट्रोक में जैसा भी पावर मिलेगा पिस्टन को, चूँकि पिस्टन पे पावर वैरी करता है और वो किस पे डिपेंड करता है, गैस के प्रेशर पे। तो जब भी सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, वो प्रेशर इंडिकेटर मशीन के सिलेंडर में भी आएगा, जिसकी वजह से इंडिकेटर मशीन का पिस्टन उसे अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करेगा। अगर इंजन में गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन का मूवमेंट तेज़ी से होगा। अगर सिलेंडर में गैस का प्रेशर कम है तो पिस्टन का मूवमेंट धीरे से होगा। यानी कि सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर इसके अकॉर्डिंग ही पिस्टन का मूवमेंट स्लो या फास्ट होता है। जब पिस्टन इस तरह से मूव करेगा तो ये पिस्टन रॉड को पुश करेगा और ये स्प्रिंग के स्टिफनेस को रजिस्ट करता हुआ स्ट्रेट लाइन लिंकेज को अप एंड डाउन मोशन कराएगा, जिसकी वजह से स्टाइलस का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर पिस्टन तेज़ी से वर्टिकल मूवमेंट करेगा तो स्टाइलस का मूवमेंट भी तेज़ी से होगा, और अगर पिस्टन का मूवमेंट धीरे धीरे होगा तो स्टाइलस का मूवमेंट भी धीरे धीरे होगा। तो इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस पेपर पे जो कि ड्रम पे रैप किया गया है। लेकिन यहाँ से तो हमें कोई डायग्राम मिलेगा नहीं। डायग्राम के लिए ज़रूरी होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों हों, लेकिन यहाँ गैस के प्रेशर की वजह से केवल वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। इसलिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देने के लिए ड्रम के लोअर मोस्ट पोर्शन को एक थ्रेड के थ्रू कनेक्ट किया गया है उसी पिस्टन के साथ जिसका इंडिकेटेड पावर हमें मेजर करना है। तो वो पिस्टन जब भी मोशन करेगा, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट, इन सारे स्ट्रोक्स में, तो ये थ्रेड क्या करेगा,
पुल्ली पर से गुजरेगा और ये इस ड्रम को कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। अब आप एज्यूम करके देखिए कि अगर आप किसी पेपर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव भी करा रहे हों और साथ ही साथ उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ लाइन खींच रहे हों, तो जो रिजल्टेंट लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि एक इंक्लाइंड लाइन होगी। तो इस तरह से ड्रम पे रैप किए गए पेपर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और स्टाइलस का वर्टिकल मूवमेंट, ये दोनों मिलके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, जो कि यहाँ पे साइड में दिखाया गया है। ये वही एक्चुअल पीवी डायग्राम की तरह है। बेसिकली ये वही एक्चुअल पीवी डायग्राम है जो कि हम किसी भी इंजन में रीड करते हैं। इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होता है मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट स्ट्रोक्स में, यहाँ तक कि किसी एक स्ट्रोक में भी अलग अलग पोजीशंस पे जो गैस का प्रेशर होता है वो डिफ़र करता रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि PMI है इंडिकेटेड मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, A है एरिया ऑफ पिस्टन इन मीटर स्क्वायर, L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब TDC से BDC तक की डिस्टेंस, ये मीटर में हो, और मान लीजिए कि कैपिटल N है स्पीड ऑफ इंजन RPM और N है नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन इंजन। जैसे अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो N की वैल्यू 1, 4 सिलेंडर इंजन है तो N की वैल्यू 4। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर? इसका फार्मूला है कि जो हमें इंडिकेटर डायग्राम मिला है इसकी एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे और इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे बेस लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। यानी कि इस इंडिकेटर डायग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है और उसको डिवाइड करना है बेस लेंथ से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो स्प्रिंग लगी थी उसके स्टिफनेस से, स्प्रिंग कांस्टेंट से, तब हमें मिल जाएगा मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है, और वो ये होता है कि डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेशर को मेजर कर लिया जाए। डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेशर को मेजर कर लिया जाए, फिर सारे प्रेशर्स को जोड़ के डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ़ लोकेशंस से, तो एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है मीन प्रेशर की, जिसको बोलते हैं हम मीन इंडिकेटिव प्रेशर। एक बार इंडिकेटेड मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर मिल जाता है, उसके बाद इंडिकेटेड पावर का फार्मूला है P मीन LA ब्रैकेट में N और N/2 डिवाइडेड बाई 60 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई N किलोवाट। यहाँ पे P मीन क्या है? इंडिकेटेड मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर, L है स्ट्रोक लेंथ, A है एरिया ऑफ पिस्टन, ब्रैकेट में लिखा गया है N और N/2। तो अगर कोई 2 स्ट्रोक इंजन है तो वहाँ पे हम ब्रैकेट में कैपिटल N का यूज करेंगे, और अगर कहीं पे 4 स्ट्रोक इंजन है तो वहाँ पे हम ब्रैकेट में कैपिटल N/2 का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ नहीं रहेंगी। 2 स्ट्रोक इंजन है तो ब्रैकेट में कैपिटल N, 4 स्ट्रोक इंजन है तो ब्रैकेट में कैपिटल N/2। तो इस तरह से हम इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं।